जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर में 16 में हम लोग करंट अफेयर्स के ये टॉपिक्स इन पर बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा अफ्रीकानर्स और अफ्रीकानर्स। ये अफ्रीकानर्स और अफ्रीकानर्स टॉपिक न्यूज में कैसे आया ये टर्म? तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने क्या किया है, जो अफ्रीका में हम देखेंगे इन अफ्रीकानर्स को, दे आर एक्चुअली वाइट पीपल, वाइट ओरिजिन पीपल से रिलेटेड है, ये वाइट पीपल हैं। और जहां एक तरफ यूएसए बाकी लोगों के लिए, वर्ल्ड के बाकी लोगों के लिए रिफ्यूजी स्टेटस कैंसिल कर रहा है, इनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रिफ्यूजी स्टेटस अलाउ किया है यूएसए में। एंड दैट्स व्हाई दिस टर्म वाज इन न्यूज। इसको मैं तुम्हारे लिए इंडियन हिस्ट्री से भी कनेक्ट करूंगा। एमके गांधी का साउथ अफ्रीका में काफी रिच हिस्ट्री है, महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका में स्टे और वहां पर भी ये अफ्रीकानर्स बोअर वॉर उनसे रिलेट करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक समिट, एक इवेंट, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देन अर्नाला एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, अर्नाला इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, वी विल टॉक अबाउट इट। ECINET इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक डिजिटल इनिशिएटिव एंड समृद्ध स्कीम। मतलब अलग अलग इवेंट से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, डिफेंस हो, करंट इवेंट्स रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, गवर्नेंस की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे हम लोग। पहला हो गया हमारा अफ्रीकानर्स से रिलेटेड। और जैसा मैंने तुम्हें बताया, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप, यहां आप देख सकते हो, अफ्रीकाज व्हाइट ट्राइब हु आर द अफ्रीकानर्स ट्रंप हैज प्रोवाइडेड असाइलम टू। जिनको ट्रंप ने रिफ्यूजी स्टेटस देने का या असाइलम देने का प्रॉमिस किया है, बोला है, कौन है ये अफ्रीकानर्स? आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि ये व्हाइट ओरिजिन वाले हैं। सो लेट्स सी, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द अफ्रीकानर्स ऑफन रेफर्ड एज अफ्रीकाज व्हाइट ट्राइब, ओके, व्हाइट पीपल हैं तो अफ्रीकाज व्हाइट ट्राइब बोलेंगे, इमर्ज्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एथनोजेनेसिस इन्वॉल्विंग सेटलर्स प्राइमरली ऑफ डच, फ्रेंच एंड जर्मन ओरिजिन। एक्चुअली अफ्रीका में, या हम कहे तो साउथ अफ्रीका में, यहां पर साउथ अफ्रीका जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनी भी रही थी, महात्मा गांधी जी का भी एक रिच हिस्ट्री है यहां के साथ। यहां पर डच ओरिजिन के लोग, जर्मन ओरिजिन के लोग, राइट, फ्रेंच ओरिजिन के लोग, ये ओरिजिन के लोग भी यहां पर भी, डच ने भी जाकर यहां पर अपनी कंपनी बनाई थी। जैसे इंडिया में भी डच की कंपनी थी, सो इंडिया में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी, बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो साउथ अफ्रीका में भी वो वहां कंपनी ओपन कर रहे हैं, जर्मन भी कर रहे हैं, फ्रेंच भी कर रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि साउथ अफ्रीका वाला जो पार्ट होगा, ये जो सदर्न मोस्ट पार्ट, केप ऑफ गुड होप, ब्रिटिश इसको कंट्रोल करना चाहते थे। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, हिस्ट्री की क्लासेस में तुम्हें बताया है किस तरह बी डियाज यहां आकर वापस लौट जाता है, पुर्तगीज ट्रेवलर। तो इस केप ऑफ गुड होप को कंट्रोल करने की वजह से ब्रिटिश वर्सेस डच अफ्रीका में भी चल रहा है, फिर इंडिया में तो चलेगा ही, क्योंकि इंडिया में भी इनके फैक्ट्री या इनके प्रोफेशनल मोटिव्स क्लैश करेंगे। सो हमारे ये जो अफ्रीकन वाइट है, ये डच ओरिजिन के भी होते हैं, ये जर्मन ओरिजिन के भी होते हैं, ये फ्रेंच ओरिजिन के भी होते हैं। और सेटल्ड कहां पर हो गए? सेटल हो गए अफ्रीका में। तो व्हाइट ओरिजिन के हैं और अफ्रीका में सेटल्ड हो गए, इनको आज बुलाया क्या जा रहा है? अफ्रीकानर्स बुलाया जा रहा है। इनके लिए एक और टर्म यूज किया जाता था, इनको बोअर भी बुलाया जाता है, बोअर्स। मोस्टली डच ओरिजिन के व्हाइट पीपल जो अफ्रीका में सेटल्ड हो गए, बोअर कहलाते हैं। थोड़ा डिफरेंस है बोअर में और अफ्रीकन्स में, थोड़ा सा डिफरेंस है कि बोअर्स जो थे मोस्टली ये फार्मिंग से रिलेटेड होते थे, एग्रीकल्चर से। और ये जो अफ्रीकनर्स हम जिनको बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग ही करें, बाकी काम भी करें। अदरवाइज दोनों का ओरिजिन डच है, इनका भी ओरिजिन डच है, इनका भी ओरिजिन डच है, व्हाइट होते हैं। सो बोअर वॉर हम एक बार देख चुके हैं 19th सेंचुरी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आज मैं तुम्हें करवाऊंगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द फाउंडेशन ऑफ द अफ्रीकनर्स आइडेंटिटी dates back to the 17th century beginning, while the establishment of a Dutch resupply station at the Cape of Good Hope by the Dutch East India Company। yes, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है आपस में। क्यों? अभी तुम्हें मैं ये बात समझा चुका हूं कि केप ऑफ गुड होप को कंट्रोल करने के लिए डच और ब्रिटिश के बीच में, सिर्फ डच और ब्रिटिश क्या, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में भी, सबके बीच में क्लैश होगा। यही तो आगे जाके बोअर वॉर बन जाता है।
फिलहाल के लिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। अफ्रीकनर्स वाइट ओरिजिन के अफ्रीकन हैं, जिनका ओरिजिन कहीं डच, फ्रेंच और जर्मन में पाया जाता है। बोअर वॉर की बात करें तो ये बोअर वॉर से रिलेटेड एक पोर्ट्रेट पेंटिंग है, एक पेंटिंग है बोअर वॉर से रिलेटेड, ब्रिटिश वर्सेस बोअर्स। और ये बोअर्स हैं कौन? तो डच डिसेंडेंट्स हैं, व्हाइट पीपल हैं। हम इनको अफ्रीकनर्स भी बुला सकते हैं, ज्यादा स्पेसिफिकली बुलाने के लिए बोअर्स बुलाते हैं। हिस्ट्री में दो बोअर वॉर का मेंशन है। कौन से दो बोअर वॉर का? एक है फर्स्ट बोअर वॉर जो 19th सेंचुरी के एंड में ही हो रहा है, दोनों 1880 से लेके 81 का है। ये थोड़ा ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए होगा। यहां पर किसके बीच लड़ाई होगी? ब्रिटिश और जो डच सेटलर्स थे बोअर्स, उनके बीच में। इसलिए आपको दोनों तरफ व्हाइट पीपल लड़ते हुए दिख रहे हैं, बस एक ब्रिटिश है एक डच है। इस वॉर में विक्ट्री जो है, फर्स्ट बोअर वॉर में विक्ट्री मिलेगी डच को। द वॉर रिजल्टेड इन डिसीसिव बोअर विक्ट्री, मतलब जो डच सेटलर्स थे बोअर, उनको विक्ट्री मिलेगी। और ब्रिटिश ने ट्रांसवाल, साउथ अफ्रीका में जो ट्रांसवाल रीजन है, इसका इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन ज्यादा टाइम तक ये चलेगा नहीं, ये शॉर्ट रिमेनिंग विक्ट्री थी, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। सेकंड बोअर वॉर शुरू हो जाता है 19th सेंचुरी के एंड में, देखो, और फिर 20th सेंचुरी का भी 2 साल चलेगा। और इस सेकंड बोअर वॉर में ब्रिटिश ने जो भी प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, आगे जाके ब्रिटिश ने हिटलर को क्रिटिसाइज किया कि हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप चलाए थे। इस सेकंड बोअर वॉर में ब्रिटिश ने भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स चलाए थे। कई बोअर्स को, मतलब जो डच सेटलर्स हैं अफ्रीका के, या अफ्रीका के भी कई नेटिव लोगों को बुरी तरह उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मारा गया था। ब्रिटिश ने भी हर वो वॉर क्राइम किया है जिसके लिए इन्होंने बाद में जर्मनी को क्रिटिसाइज किया, या फिर बाद में इन्होंने हिटलर को क्रिटिसाइज किया। इस सेकंड बोअर वॉर में विक्ट्री किसको मिलती है? ब्रिटिश को मिलती है, और पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका पर ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाता है। यही वो सेकंड बोअर वॉर था जब गांधी जी ने एम्बुलेंस कॉर्प्स ये एस्टेब्लिश किया था सेकंड बोअर वॉर के टाइम में। एम्बुलेंस कॉर्प्स, ताकि मेडिकल फैसिलिटी दी जा सके। गांधी जी ने बोला कि मेडिकल फैसिलिटी देना, नर्सिंग फैसिलिटी देना, ये अपने आप में एक नोबल वर्क है, बिल्कुल नोबल वर्क है। और युद्ध के ड्यूरेशन में जब हम मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इससे ब्रिटिश के नजरों में जो इंडियंस वहां रह रहे थे अफ्रीका में, और जो बाकी अफ्रीकन का हेल्प लेंगे गांधी जी, उनकी इज्जत बढ़ेगी और उनके डिमांड्स को भी फुलफिल किया जाएगा। और इन्हीं बोअर वॉर में, ये जो सेकंड बोअर वॉर जहां पे एम्बुलेंस कॉर्प्स बन रहा है, गांधी जी के एम्बुलेंस कॉर्प्स ने जो काम किया, इसके लिए गांधी जी को एक बड़े फेमस टाइटल से नवाजा गया था, एक बड़ा फेमस टाइटल, उपाधि दिया था ब्रिटिश ने। क्या नाम था वो तुम मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए, तो अफ्रीकनर्स वाला टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक में हम पहुंचते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, जी, ये यहां से इरेज हो गया है, अभी मैं कर दे रहा हूं। GFTM, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। एक इवेंट किस चीज से रिलेटेड? ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड, ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये रिसेंट में एक इवेंट हुआ है, ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड इवेंट, इंडिया का ही इनिशिएटिव है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द GFTM इज एन इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म, यस इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है, लॉन्च्ड बाय इंडिया, हाँ इंडिया ने ही लॉन्च किया था 2023 में, अंडर द WHO। WHO के अंडर एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म इंडिया ने लॉन्च किया। किस चीज के लिए लॉन्च किया? टू प्रोमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या हो गया? अदरक और शहद मिलाकर जुकाम के टाइम में यूज करना, जिससे कि आपका जुकाम कम हो जाए, ये हो गया ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज। गाय को दूध के पीकर कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बच्चे को गाय का दूध पिलाना, ये हो गया ट्रेडिशनल मेडिसिन। तुलसी के पत्ते से इलाज सही करना, मंत्रों का भी यूज करना, कई जगह पर वो भी मेंशन्ड है। तो जो भी इंडिया में, चाहे वो इंडिया का आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, या इवन होम्योपैथी हो, इन सब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को लेकर, एक्यूपंचर को भी लेकर, अब एक्यूपंचर की ओरिजिन कुछ लोग बोलते हैं कि चाइना में हुई, बट इंडिया में भी यूज होता था। तो जो भी इंडिया के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, सिर्फ गाय के दूध से या तुलसी के पत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जितना भी स्किल्स है, उन सब को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेशन बढ़ाना, यही ग्रुप ऑफ फ्रेंड एक इनफॉर्मल कोलैबोरेशन का पर्पस था इंडिया का, जो इंडिया ने WHO के अंडर किया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। द प्लेटफॉर्म इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू इंडियाज परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। नहीं,
न्यूयॉर्क में नहीं, जेनेवा में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, जेनेवा से इस इवेंट को कोऑर्डिनेट किया जाता है। इवन ये जो अभी इवेंट हुआ है रिसेंटली, दिस इवेंट वाज कंडक्टेड इन जेनेवा। अब देख सकते हैं 6th मीटिंग हो चुकी है ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ट्रेडिशनल मीटिंग एट जेनेवा। ठीक है, 6th मीटिंग। ओके, क्या है और थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें मिल गया कि पहला स्टेटमेंट सही था और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि न्यूयॉर्क में नहीं, परमानेंट मिशन है कहां पर, जेनेवा में। और जो मैंने तुम्हें ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बताया कि ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, सो वो नॉलेज, वो स्किल, वो प्रैक्टिसेस जो चाहे यूनानी से रिलेटेड हो, आयुर्वेद से रिलेटेड हो, सिद्धा से रिलेटेड हो, फोक नॉलेज से रिलेटेड हो, दादी नानी के नुस्खे से रिलेटेड हो, इन सब चीज से रिलेटेड नॉलेज को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना, यही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अर्नाला। अर्नाला है क्या? अर्नाला से रिलेटेड ये पीआईबी ने रिसेंटली 8 मई 2025 पीआईबी ने क्या कवर किया, इंपॉर्टेंट न्यूज अपना, डिलीवरी ऑफ अर्नाला फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट टू द इंडियन नेवी। हम सिर्फ इस आर्टिकल को देखें तो हमारा यहां से बहुत क्वेश्चन बन सकता है कि अर्नाला क्या है। पहला, ये पहला है गाइज, फर्स्ट है। अब ऐसे ऐसी चीजें याद रखनी है। फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट टू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए सेलो वाटर में पहला इनको डिलीवरी किया गया है अर्नाला का। जिसके हम प्रोडक्शन की बात करें तो अर्नाला इज डिजाइंड एंड बिल्ट इंडिजीनियसली। इंडिजीनियस डिजाइन और बिल्ट है, बहुत प्राउड की बात है। किसने डिजाइन बिल्ड किया है? सो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता ने। GRSE कोलकाता एक इंडिजीनियस यूनिट ने पूरी तरह से डिजाइन और बिल्ड इंडिजीनियसली किया अर्नाला का, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, ताकि छिछले वाटर में भी, सेलो वाटर में भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर चल सके। और अपने आप में फर्स्ट है ऐसा, इंडियन नेवी को अभी रिसेंटली दिया गया। सो इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ड है, वो भी याद रखिएगा। इंडिजीनियस डिजाइन बिल्ड करने का काम किसने किया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। अब यही आपसे यहां क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अर्नाला रिसेंटली सीन इन न्यूज, तो हम ढूंढ लेते हैं क्या? एन इंडिजीनियसली डिजाइंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट बिल्ट बाय GRSE कोलकाता। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, यही हमें जानना था। अर्नाला वर्ड की बात करें तो अर्नाला वर्ड एसोसिएट कहां होता है? मोस्ट ऑफ सच वर्ड्स जो है वो महाराष्ट्र में, जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जो वीर मराठाओं ने, छत्रपति शिवाजी महाराज और फिर उनके बाद आने वाले जो मराठा सोल्जर्स थे जिन्होंने जो फोर्ट्स बनवाए थे, उनमें से ही एक फोर्ट है ये अर्नाला फोर्ट है, जिसको जंजीरे अर्नाला या जल दुर्ग भी बुलाया जाता है। क्योंकि अरेबियन सी के पास है, समंदर के पास पड़ेगा, तो जल दुर्ग के नाम से या जंजीरे अर्नाला के नाम से बुलाया जाता है, इसी का नाम इसे दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्नाला फोर्ट को नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया था, ये चीज भी याद रखो। दिस अर्नाला फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज आल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ECI NET। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ में NET लगा हुआ है। With reference to the Election Commission of India's upcoming digital initiative, NET है तो डिजिटल इनिशिएटिव होगा। Consider the following statements। क्या है ये? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ECI NET is unified digital platform aimed at integrating various electoral services and it will subsume existing applications such as voter helpline app, सुविधा 2.0 और C-Vigil। मतलब ECI क्या करने की सोच रही है? यहां देखिए, अगेन PIB पर हम चलते हैं, जिसके ऊपर यहां आर्टिकल लिखा गया था 4 मई को, मतलब रिसेंट का इवेंट है, एग्जामिनेशन में आपके आएगा। ECI क्या बोल रही है कि हमारा पहले से बहुत सारा ऐप है, जैसे C-Vigil ऐप है, ई-सुविधा ऐप है, तो हम इन ऐप को क्या करेंगे, इन सारे ऐप जो अलग अलग सर्विसेज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चला रही है, इन सबको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे एक प्लेटफॉर्म पे। वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा? ECI NET, जिससे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा सारे डिजिटल सर्विसेज के लिए। इलेक्शंस कमीशन के जो भी सर्विसेज है उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा, वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन मिल जाएगा। दैट इज द पर्पस ऑफ ECI NET, यही ECI NET का पर्पस है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बन रहा है इन सारे सर्विसेज को इंटीग्रेट करने का, एक जगह लाने का। ECI NET is being developed under the Digital India program as a joint initiative of the Election Commission of India and the Ministry of Electronics and Information Technology। नहीं, Ministry of Electronics and Information Technology नहीं, ये खुद सोलली कौन कर रही है? ECI ही कर रही है, Election Commission of India कर रही है। इसमें Ministry of Electronics and Information Technology का कोई ज्वाइंट वेंचर वगैरह नहीं है, राइट? आप यहाँ एक लेआउट देख सकते हैं, लिखा हुआ अभी क्या है? ECI to launch single point app unifying 40 plus existing IT apps with improved UI for all the stakeholders, सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू समृद्ध स्कीम। एक्चुअली समृद्ध स्कीम अभी रिसेंटली फिर न्यूज में आया था कुछ नेगेटिव रीजंस के वजह से। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल छपा क्या कि एक सीए है, सीए अमंग द टू हेल्ड फॉर ड्यूपिंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी फॉर ₹3 करोड़ अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ समृद्ध स्कीम। कि कुछ लोगों ने ट्राई किया था समृद्ध स्कीम के अंदर 3 करोड़ का फ्रॉड करने का। तो नेगेटिव चीजों की वजह से न्यूज में काफी आया, बट हम उस नेगेटिव चीज को छोड़ दें, हमसे समृद्ध स्कीम पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या, पहला स्टेटमेंट क्या समृद्ध स्कीम पर? समृद्ध स्कीम इज लॉन्च्ड इन 2021, प्रोवाइड्स अप टू 40 लाख टू सिलेक्टेड IT बेस्ड स्टार्टअप्स through identified accelerators which are required to provide an equal matching investment। एकदम सही बात है, समृद्ध स्कीम का पर्पस ही यही है। समृद्ध स्कीम का पर्पस, समृद्ध स्कीम समृद्ध बनाने के लिए। किसको समृद्ध बनाने के लिए? स्टार्टअप्स को समृद्ध बनाने के लिए। कैसे स्टार्टअप को समृद्ध बनाने के लिए? सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को या IT स्टार्टअप्स को, ऐसे स्टार्टअप्स को समृद्ध बनाने के लिए। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। सो इसका ये कैसे कम किया जाएगा? समृद्ध काम कैसे करेगा? एंड हाँ, एक और चीज याद रखेंगे, आगे भी वो इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। ये समृद्ध स्कीम वर्ल्ड में एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो कि सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में किया गया था उससे इंस्पायर्ड है। तो अगर ऐसा स्कीम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में चल सकता है तो बिल्कुल हमारे यहाँ भी चल सकता है। किया क्या जाएगा? प्रोग्राम क्या करेगा? ये जो समृद्ध प्रोग्राम है, इट वुड प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट टू द एक्सेलरेटर। मतलब डायरेक्ट ये स्टार्टअप को फंडिंग नहीं दे रहा है, पहले फंडिंग किसको दे रहा है? एक्सेलरेटर को। ये एक्सेलरेटर एक्सेलरेट करने का काम करेंगे। किसको एक्सेलरेट करेंगे? स्टार्टअप को करेंगे। हर स्टार्टअप पर स्टार्टअप कितना रुपया दे सकते हैं? मैक्सिमम 40 लाख। सो पहले समृद्ध स्कीम में जैसे हम मेटी की बात कर रहे हैं, वो पहले एक्सेलरेटर्स को, वैसे एक्सेलरेटर्स जो स्टार्टअप को एक्सेलरेट या हेल्प करने का काम करेंगे, और फिर यहां से जो भी स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई होंगे उनको अप टू 40 लाख रुपीस तक का सपोर्ट मिलेगा। यह है समृद्ध स्कीम। तो स्टार्टअप को एक बार आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक्सेलरेटर उनको आइडेंटिफाई करके सपोर्ट करने का काम करेंगे, मेटी उनको फंड मुहैया करवाने का काम करेगा। यही उसके फीचर्स है। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मेटी स्टार्टअप हब। अच्छा, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो मेटी ही खुद अपना एक स्टार्टअप हब बना के रखा है इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन नाम से। मेटी का जो स्टार्टअप हब है और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है, ये इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहां क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था प्री सिक्योर में क्या था? समृद्ध स्कीम इज ज्वाइंट इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। नहीं, स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पे कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, वो साथ में इसको मैनेज नहीं कर रहे हैं। एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, इसको मैनेज करने का काम, इंप्लीमेंट करने का काम मेटी स्टार्टअप हब डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन कर रहा है। ऐसा एक टारगेट रखा गया कि अराउंड 300 स्टार्टअप को पहले 3 साल में ही हेल्प किया जाएगा, उनको बूस्ट किया जाएगा, विच हैज बीन इंस्पायर्ड, जैसा मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कहाँ, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया से, जहां पर वाई कॉम्बिनेटर नाम का एक स्कीम, एक इवेंट स्टार्ट किया गया था और ये काफी सक्सेसफुल रहा था, वहां पे कई स्टार्टअप ग्रो किए। सो वैसा ही एक स्कीम यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों ने फ्रॉड करने की कोशिश की, बट व्हाट कैन वी डू? सरकार क्या कर सकती है? उन पे लगाम ही लगा सकती है अगर लोग गलत फायदा उठाएं किसी स्कीम का। तो चलिए, समृद्ध स्कीम हो गया। तो ये आज के हमारे प्री सिक्योर के क्वेश्चंस हैं। अब कल जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, किसके ऊपर पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था? येलो सी के ऊपर। एक बार येलो सी का यहां मैप देख लो।
ये है आपका येलो सी और यहां है चाइना सी, ठीक है, इधर चाइना पड़ रहा है, यहाँ साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इधर जापान हो गया, राइट। चलिए अब मैप हमने देख लिया कि चाइना सी जो है इस चाइना सी के ऊपर पड़ेगा, ईस्ट चाइना सी के ऊपर येलो सी है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया उसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ेंगे और चाइना के ईस्टर्न साइड में पड़ रहा है येलो सी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। द येलो सी इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द ईस्ट चाइना सी। नहीं भाई, ईस्ट चाइना सी के साउथ में नहीं, ईस्ट चाइना सी के नॉर्थ में है येलो सी, इसलिए मैप के थ्रू किया, याद रहेगा। अब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट इज बॉर्डर्ड बाय मेनलैंड चाइना इन द वेस्ट एंड बाय नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इन द ईस्ट, सही है। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। द सी गेट्स इट्स नेम फ्रॉम येलोइश सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम द गोबी डेजर्ट दैट कलर इट्स सरफेस। गोबी डेजर्ट से रिवर पास करती है और येलो सैंड पार्टिकल कैरी करती है, जिसके वजह से इसका कलर थोड़ा येलोइश होता है और इसे येलो सी बुलाते हैं। थर्ड भी करेक्ट है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट सी। डीपेस्ट सी ना यहाँ पे नहीं मिल सकते, डेजर्ट से पास कर रहे हैं तो अपने साथ काफी सैंड पार्टिकल लेकर जाएगा, तो कहां से डीपेस्ट सी बनेगा, स्टेलो रहेगा ना। जब थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो फोर्थ खुद ब खुद रॉन्ग हो जाएगा, डीपेस्ट नहीं है, बिल्कुल डीपेस्ट नहीं है। जब डेजर्ट से पास कर रहा है सैंड पार्टिकल ले जा रहा है तो डीपेस्ट कहां से बनेगा, सेलो रहेगा। दैट्स व्हाई फोर्थ इज रॉन्ग। 2 and 3 आर करेक्ट। आंसर कौन सा होगा, बी। ऐसे करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कल के प्रैक्टिस सेशन में, K2-18b एन एक्सोप्लैनेट located 124 light years away in the constellation Leo recently was in news। ये जो K2-18b है एक्सोप्लैनेट है, ये रिसेंटली न्यूज में था। किस वजह से न्यूज में था, क्योंकि साइंटिस्ट्स को जो स्पेस एक्सप्लोरर हैं उनको डिस्कवरी हुई किसकी, बायोसिग्नेचर गैसेस की। बायोसिग्नेचर गैसेस, डाईमिथाइल सल्फाइड DMS डाईमिथाइल सल्फाइड और DMDS डाईमिथाइल डाईसल्फाइड, इनका प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में मिला था। यहां पर कहां पर, K2-18b एक्सोप्लैनेट में। ये बायोसिग्नेचर गैसेस जो है ना, ये बायोसिग्नेचर गैसेस जैसे डाईमिथाइल सल्फाइड या डाईमिथाइल डाईसल्फाइड, इनका प्रेजेंस ये दिखाता है कि हो सकता है वहां पर लाइफ प्रेजेंट है या कभी प्रेजेंट थी। तो लाइफ अभी प्रेजेंट है या कभी लाइफ प्रेजेंट थी, दिस इज एन इंडिकेशन कि हो सकता है वहां कभी पहले कोई पॉपुलेशन रही होगी। अब ह्यूमन तो है नहीं, 124 ईयर्स लाइट ईयर्स अवे है, तो एलियंस हो सकते हैं, तो मे भी एलियंस वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब एलियन में भी वैसे एलियंस जादू जैसे या थॉर लोकी के जैसे कौन से एलियन पता नहीं, क्या सिर्फ एनिमल्स थे, अभी काफी रिसर्च करना बाकी है। लेकिन ये बायोसिग्नेचर गैस याद रखिएगा, बायोसिग्नेचर गैस जो कि लाइफ के प्रेजेंस को प्रेजेंट में या फिर पास्ट में इंडिकेट करता है, जैसे डाईमिथाइल सल्फाइड, ये यहां एक्सप्लेनेशन में मेंशन है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हें दिया था इक्विनॉक्स और सॉलिस्टाइसिस पर। क्यों, क्योंकि सितंबर 23 इक्विनॉक्स पे हम आयुर्वेद डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर। यह सही बात है, इक्विनॉक्स के रोज जब इक्विनॉक्स होते हैं तो सन इक्वेटर पे डायरेक्टली ओवरहेड होता है। सन ना तो हमारा अर्थ है वो ना तो सन की तरफ टिल्टेड होता है ना सन से दूर टिल्टेड होता है, क्योंकि सन की तरफ टिल्टेड होगा तो होगा समर सॉल्स्टाइस, सन से दूर टिल्टेड होगा तो वहां पर क्या होगा, विंटर सॉल्स्टाइस। इक्विनॉक्स में ऐसे रहेगा सीधा, कहीं भी टिल्ट नहीं है, दैट्स व्हाई ओवरहेड लगेगा, इक्विनॉक्स बोलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट। सॉल्स्टाइस अकर व्हेन द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, वही मैंने बोला, एट इट्स मैक्सिमम टुवर्ड्स और इट्स अवे। जब मैक्सिमम टुवर्ड्स होगा तो जिस रीजन में होगा वहां समर सॉल्स्टाइस, जब अवे होगा जिस रीजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एग्जांपल कर रहे हैं तो विंटर सॉल्स्टाइस। The equinox occurs twice a year around March 21 and September 23, ठीक है, करेक्ट। Winter solstice marks the shortest day in southern hemisphere, उल्टा हो गया, winter solstice marks the shortest day in northern hemisphere। जब winter solstice होगा गाइस दिसंबर का टाइम इंडिया में, तो वो शॉर्टेस्ट डे इंडिया में होगा ना, और इंडिया कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों होगा। बस यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया मैंने, सदर्न डाल दिया। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, नॉर्दर्न होना चाहिए था, बट सिंस सदर्न लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग, और 1, 2 and 3 आर करेक्ट। ये बन गया हमारा आंसर। ठीक इसी तरह आज के लिए भी प्री सिक्योर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड टू ट्रैकोमा। ट्रैकोमा डिजीज के बारे में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर करोगे।
दूसरा रिलेटेड है नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, जो अभी मैंने समझाया, बोअर वॉर से रिलेटेड, एमके गांधी का इन्वॉल्वमेंट, और बिल्कुल एग्जामिनेशन में आ सकता है। ऑप्शंस यहां रहे आपके। ये सेकंड क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। थर्ड आपका क्या है, फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस और फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, क्या है ये प्रोजेक्ट, किस चीज से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट, इसका आंसर। ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के। कल के प्री सिक्योर सेशन में फिर हम लोग इसी तरह नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे रेगुलरली। ओके, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।